गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड। हर स्टूडेंट को जो है अपने शरीर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, जो हमारे शरीर का होता है, वो ब्लड होता है। उसके बारे में पूरा जानना आवश्यक होता है। तो आइए शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। हमारी पहली क्लास के अंदर हम आज जिक्र करेंगे रक्त, जिसको ब्लड बोला जाता है, हिंदी में इसको रक्त बोला जाता है। और इस रक्त का अध्ययन करना, इसके ऊपर रिसर्च करना, उसको सो है बायोलॉजी की भाषा के अंदर सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी बोला जाता है। रक्त का अध्ययन करने की प्रक्रिया सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी कहलाता है। हमारे शरीर के अंदर एक तंत्र पाया जाता है। हमारा शरीर जो है बेसिक रूप से किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक। और ऊतकों से मिलकर अंग, अंगों से मिलकर अंग तंत्र, और अंग तंत्रों से मिलकर हमारा शरीर। तो उन अंग तंत्रों के अंदर एक अंग तंत्र पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर, जिसको बोलते हैं रक्त परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो जो रक्त परिवहन तंत्र है, उसकी जो खोज की थी वो विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। उस विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, ना कि ब्लड की खोज की थी। ब्लड की खोज किसने की थी ये हम आगे करेंगे जब हम ब्लड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ उसकी बेसिक जानकारी लेते हैं कि ब्लड होता क्या है। बेसिक जानकारी के अंदर आता है कि सबसे पहले नंबर पर आता है कि ये एक प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड का मतलब, अब इस कोलाइड का मतलब क्या होता है? यानी कि जो ब्लड है वो एक तरल पदार्थ होकर, तरल पदार्थ ना होकर उसके साथ कुछ अन्य ठोस पदार्थ भी होते हैं, जो उस तरल पदार्थ के रूप में हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड के साथ बहता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको प्लाज्मा बोला जाता है। और प्लाज्मा के साथ साथ कुछ ठोस पदार्थ भी जो है हमारे रक्त के अंदर बहते रहते हैं, हीमोग्लोबिन के रूप में। तो इस प्रकार जैसे चाय के अंदर चाय पत्ती, अदरक और अन्य जो पदार्थ डाले जाते हैं, चीनी, ये सभी पदार्थ जो होते हैं ठोस होते हैं, और ये चाय के अंदर जो है तैरते रहते हैं। साथ ही साथ जो पानी होता है वो तरल होता है, और उस तरल पदार्थ के अंदर जो है वो सारे ठोस पदार्थ तैरते रहते हैं। उसी प्रकार हमारे रक्त के अंदर भी कुछ ठोस पदार्थ जो है तरल पदार्थ के साथ मिलकर तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को प्राकृतिक कोलाइड बोला जाता है, जो अकेला तरल पदार्थ ना होकर अपने साथ अन्य ठोस पदार्थों को भी लेकर परिवहन करता है, आगे गति करता है। तो उसको बोला जाता है प्राकृतिक कोलाइड, यानी कि स्वयं तरल पदार्थ ना होकर अपने साथ कुछ अन्य ठोस पदार्थों को लेकर परिवहन करना कोलाइड कहलाता है। दूसरा है संयोजी ऊतक। क्या है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है? हमारा जो ब्लड होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? ऊतक होता है, टिश्यू होता है, जो सेल से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो ब्लड होता है ये एक प्रकार का नहीं होता। ये ब्लड जो होता है ये 4 प्रकार के रूप में हमारे शरीर में पाया जाता है। सबसे पहले प्लाज्मा के रूप में, फिर आरबीसी के रूप में, फिर डब्ल्यूबीसी के रूप में, और फिर प्लेटलेट्स के रूप में। तो ये चारों के चारों पदार्थ जो है हमारे रक्त के साथ मिलकर लगातार परिवहन करते रहते हैं, इसलिए इसको संयोजी ऊतक का नाम दिया गया है कि ये अकेला एक पदार्थ न होकर 4 पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए इसको संयोजी ऊतक बोला जाता है। नंबर 3, हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है, जो एक अक्षारीय प्रकृति का होता है। अक्षारीय मीन्स बेस। 3 प्रकार की प्रकृति पाई जाती हैं वस्तुओं की, अक्षारीय, अम्लीय और उदासीन। कौन कौन सी होती हैं? अक्षारीय, अम्लीय और उदासीन। ठीक है। अक्षारीय को बोलते हैं बेस, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बेस। अम्लीय को क्या बोला जाता है? और उदासीन को क्या बोला जाता है? अम्लीय को एसिड बोला जाता है और उदासीन को न्यूट्रल बोला जाता है। यानी कि 0 से लेके 7, इसके बीच में 0 से लेके 7 के बीच में अगर पीएच मान पाया जाता है। ठीक है। पीएच मान के बारे में, पीएच मान क्या होता है इसके बारे में हम बाद में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि पीएच मान होता क्या है। पदार्थ की अवस्थाओं को दर्शाता है स्वादानुसार।
अगर कोई पदार्थ खट्टा होता है तो वो 0 से 7 के बीच में मिलेगा, 7 से कम मिलेगा। ठीक है, जितना कम होता जाएगा उसका खट्टापन उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और जो पूरे 7 के ऊपर हो जाता है उसके अंदर किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता, ना वो खट्टा होता, ना वो कड़वा होता, ना उसके अंदर किसी प्रकार का स्वाद पाया जाता, वो उदासीन प्रकृति का हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जो पीएच मान बिल्कुल 7 के ऊपर होगा, 7 से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो अक्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। अक्षारीय मीन्स बेस प्रकृति का हो जाएगा। और हमारे ब्लड का जो मान होता है वो 7.4 होता है, जो कि एक अक्षारीय प्रकृति का होता है। वैसे तो 7.35 से 7.45 के रूप में माना गया है इसको, लेकिन हम उसको 7.4 के रूप में लेके चलते हैं कि भी हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, जो कि एक अक्षारीय प्रकृति होती है, क्योंकि 7 से ज़्यादा होती है। अब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उसकी मात्रा कितनी होती है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड पाया जाता है, वास्तव में मेल के अंदर ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है और फीमेल के अंदर ब्लड की मात्रा मेल की अपेक्षा कम होती है। मेल के अंदर 5.5 लीटर, कितना 5.5 लीटर जो है ब्लड पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। मेल की अपेक्षा इसके अंदर कम ब्लड पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि मेल के अंदर जो है हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि फीमेल के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। इसलिए उसके शरीर में जो है लोहे की कमी के कारण होने वाले रोगों के होने की आशंका ज़्यादा होती है। तो रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण या शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनता है लेडीजों के अंदर, मादाओं के अंदर, इसलिए उनके अंदर रक्त की मात्रा जो है पुरुषों की मात्रा की अपेक्षा कम पाई जाती है। अब हमारे शरीर में सवाल आता है कि जो ये ब्लड होता है क्या ये लगातार बहता रहता है, क्या ये कहीं स्टोर नहीं होता? तो उसके बाद नंबर आता है स्टोर का, कि भी हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड कहाँ पर स्टोर होता है। अब बताओ, हम भोजन खाते हैं, क्या हमारा भोजन स्टोर नहीं होता, पेट में जाता है? उसी प्रकार हमारा जो ब्लड है, जो नया ब्लड बनता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बनता है वो स्टोर भी होता है। कहाँ पर होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पेट के राइट साइड के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा अमाशय पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लीवर, जिसको क्या बोलते हैं, लीवर। तो हमारे राइट साइड के अंदर लीवर पाया जाता है। तो लेफ्ट साइड के अंदर एक स्टोरेज होती है जहाँ पर ब्लड को स्टोर किया जाता है। ब्लड जो है स्टोर होता रहता है, नया ब्लड बनता रहेगा और स्टोर होता रहेगा, क्योंकि ब्लड का भी जो है सबका अलग अलग जीवन काल होता है। उसको हिंदी में प्लीहा बोला जाता है और इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है, जहाँ पर रक्त जमा होता रहता है, जहाँ पर रक्त स्टोर होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। ये हमारे पेट के निचले हिस्से के लेफ्ट साइड में पाया जाता है, जिसको हिंदी में प्लीहा और इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है। इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक, हमारे शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को, यानी कि प्लीहा को। प्लीहा के अंदर हमारे शरीर का जो है रक्त इकट्ठा होता रहता है। नया बनने वाला जो रक्त होता है वो भी यहीं पर इकट्ठा होगा। कहाँ पर इकट्ठा होगा? स्प्लीन के अंदर, प्लीहा के अंदर। और जो ब्लड सेल्स मर जाती हैं, उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं, वो भी कब्र के रूप में स्प्लीन के अंदर ही इकट्ठी होती रहती हैं। और उस स्प्लीन के अंदर जहाँ पर डेड सेल्स इकट्ठा होती हैं उसको ग्रेव यार्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद नंबर आता है कोलेस्ट्रॉल का। हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक प्रकार का तरल वसा होती है। एक प्रकार की क्या होती है? तरल वसा होती है, यानी कि खून के साथ बहने वाली वसा होती है। जितना ज़्यादा हम खाना खाते हैं उसके साथ जितना ज़्यादा तेल, घी, ठीक है, चिकना पदार्थ जितना भी ज़्यादा खाते हैं तो वो हमारे ब्लड के साथ मिल जाता है और उसके साथ बहना शुरू कर देता है। और जब ज़्यादा मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं तो ये चिकना पदार्थ ब्लड में मिलकर न ब्लड के सर्कुलेशन को धीमा कर देता है, जिससे जो है हार्ट अटैक की शिकायत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमारे शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वास्तव में वो नॉर्मल रूप से 200 ग्राम पर डेसीलीटर के रूप में ही होना चाहिए। 200 ग्राम पर डेसीलीटर हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाएगी तो शरीर जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाएगा या रुक रुक कर चलना शुरू कर देगा, जिससे जो है
बीमारियां बढ़ जाएंगी, हार्ट अटैक की शिकायत हो जाएगी। अगर ब्लड का थक्का जम जाता है और ब्लड का प्रवाह बिल्कुल रुक जाता है तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसके बाद आता है नंबर 8। नंबर 8 पे आता है हीमोग्लोबिन। अब हमारे शरीर के अंदर जो रक्त पाया जाता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता, वो बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी होता है। चारों प्रकार का जो ब्लड होता है वो, लेकिन फिर उसको जो है प्लाज्मा के रूप में, आरबीसी रेड ब्लड सेल के रूप में, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल के रूप में, प्लेटलेट्स के रूप में बांट दिया जाता है। उसका एक मुख्य कारण होता है कि हमारे शरीर में बनने वाला हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ होता है जिसको साइंटिफिक भाषा में HB के नाम से दर्शाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो है आयरन पाया जाता है। आयरन मीन्स लोहा। ये लोहा हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो हमारे शरीर के अंदर, अब हमारा शरीर मीन्स हमारे शरीर दो प्रकार से होता है, एक मेल एक फीमेल। तो मेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मेल के अंदर 14 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड के अंदर, यानी कि 1 डेसीलीटर ब्लड के अंदर 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसकी अपेक्षा फीमेल के अंदर ये 1 डेसीलीटर के अंदर 13 ग्राम ही पाया जाता है, जिसके कारण इसका जो ब्लड होता है वो 5 लीटर होता है, जबकि मेल का ब्लड 5.5 लीटर पाया जाता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है जो हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है, रोगों से लड़ने की अक्षमता प्रदान करता है। वो आयरन मेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, फीमेल के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो मेल होता है वो कम बीमार पड़ता है, फीमेल की अपेक्षा फीमेल ज़्यादा बीमार पड़ती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात, यदि हमारा शरीर से एक बूंद खून भी अगर शरीर से बाहर निकलता है, एक बूंद खून अगर हमारे शरीर से बाहर आता है तो उस एक बूंद खून के साथ जो है 10,000 WBC यानी कि 10,000 वाइट ब्लड सेल और 2.5 लाख, कितनी 2.5 लाख प्लेटलेट्स एक बूंद खून के अंदर आ जाती हैं शरीर से बाहर। तो हमारे शरीर से एक बूंद भी खून बाहर निकलता है तो यूँ सोच लो उसके साथ 10,000 WBC प्लस में 2.5 लाख प्लेटलेट्स शरीर से बाहर होगी। और ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है तो WBC और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य की आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 10, हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे शरीर के अंदर रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अब एक सर्वे के अनुसार पाया गया है कि यदि हमारे शरीर के अंदर पंप ना करके उस रक्त को हमारा हृदय शरीर के बाहर पंप करना आरंभ कर देता है। कहाँ पर कर देता है? बाहर। अगर वो उसको बाहर पंप करना आरंभ कर देता है तो 30 फुट की ऊंचाई तक हमारे ब्लड को उछाल सकता है। 30 फुट अगर खुले में उसको पंप करना पड़ जाए तो 30 फीट की ऊंचाई तक ब्लड को उछाल देगा। तो ये देखो कि हमारे शरीर के अंदर जब उसको पंप करता है तो किस गति से पंप करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पूरी तरह से पूरा हो जाता है और जो सारी नसें होती हैं वो खुली रहती हैं, कभी उनके अंदर ब्लॉकेज नहीं हो पाता। वो हमारे खान पान पर निर्भर करता है कि जी भी हमारे शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है। हमारे शरीर का रक्त ज़्यादा सोच के कारण, सोच मीन्स ज़्यादा टेंशन लेने से, ज़्यादा सोच करने से, ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होने से हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है? गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज की समस्या और हार्ट अटैक की समस्या बढ़ने की संभावना आ जाती है। उसके बाद आता है कि भी हमारे शरीर का शुगर लेवल कितना होना चाहिए। शुगर लेवल समझते हो ना? हमारे शरीर का शुगर लेवल कितना होना चाहिए? अभी 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 1 डेसीलीटर खून के अंदर, 1 डेसीलीटर ब्लड के अंदर 120 से 150 मिलीग्राम ब्लड शुगर लेवल का होना आवश्यक है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर अगर शुगर लेवल कम हो जाता है तो भी समस्या, शुगर लेवल बढ़ जाता है तो भी समस्या।
जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो है नसों के फटने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और वही ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो हमारे शरीर के अंदर लकवा लगने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा अगर शुगर लेवल घट जाता है तो घटने से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, शरीर में कमजोरी आना शुरू हो जाती है, शरीर टूटा टूटा महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है इसका शुगर लेवल का एक निश्चित मात्रा में होना ही आवश्यक है, और वो निश्चित मात्रा है 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसके बाद होता है हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला ब्लड की एक प्रकार जिसको आरबीसी बोला जाता है, रेड ब्लड सेल। इन रेड ब्लड सेल के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेड ब्लड सेल का निर्माण शरीर के अंदर होता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरिथ्रोयोसिस। एरिथ्रोयोसिस। रक्त दाब मापने का यंत्र जो डॉक्टर रखते हैं, बीपी मापने के लिए जो मशीन रखते हैं, या हाथ पर एक पट्टा बांध कर है और उसके बाद उसको दबा दबा के जो है हमारे शरीर का जो ब्लड है उसको मापते हैं कि भी ब्लड लेवल कितना है। तो रक्त दाब मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। उस मशीन को क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। और हमारे शरीर का जो रक्तचाप होता है नॉर्मल अवस्था में 120 से 80 के बीच में होना चाहिए। 120 का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर और 80 का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। 120 से ज़्यादा जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और 80 से कम आएगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इसलिए 120 से 80 के बीच में सामान्य रक्तदाब माना जाता है। चलो ये तो होगी बेसिक जानकारी, लेकिन अभी तक हमने ये तो पता ही नहीं किया कि हमारे शरीर में ब्लड बनता कहाँ पे है। हमारे शरीर के अंदर ही ब्लड जो है बनता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला 4 प्रकार का जो ब्लड होता है वो अलग अलग जीवन काल के अंदर होता है। जैसे आरबीसी 120 दिन तक जीवित रह सकती है, आरबीसी की एक सेल का जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का 3-4 दिन ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार ये बनता कहाँ है? मरने का तो हमने पता कर लिया कि जब वो मर जाता है या कब्र के रूप में या स्प्लीन के अंदर, ग्रेवयार्ड के अंदर जाके वो डेड बॉडीज जो डेड सेल होती हैं वो जमा होती रहती हैं, ठीक है। और बनता कहाँ है? हमारी हड्डियों के अंदर बनता है। ये कहाँ पर बनता है? हमारी हड्डियों के अंदर। तो जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में एक खोखली जगह पाई जाती है जिसके बीच में एक जालीदार संरचना पाई जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उस जालीदार संरचना को बोन मैरो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा, हिंदी में बोलते हैं उसको अस्थि मज्जा। तो वो जो अस्थि मज्जा होती है वहाँ पर जो है हमारे ब्लड का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर, और वो ब्लड जो है शरीर के अंदर 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए बिना किसी रुकावट के लगातार प्रवाह करता रहता है। ये तो होगी उसकी बेसिक जानकारी। अब हम करेंगे कि जो ये ब्लड होता है ये हमारे शरीर में लगातार प्रवाह करता रहता है, लगातार बहता रहता है। लगातार बहने का इसका काम क्या है? हमारे शरीर में ये ब्लड आता किस काम है? इसके कार्य क्या क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड किसी काम नहीं आता, सिर्फ प्रवाह होता रहता है। साथ इसका काम होता है अन्य कार्यों को पूरा करना। वो अन्य कार्य क्या है? तो ब्लड के जो कार्य हैं वो क्या होते हैं वो करते हैं अभी इसके बाद। तो आइए अब करते हैं ब्लड के बारे में। जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार से पाया जाता है। ब्लड का पहला रूप होता है प्लाज्मा, जो हमारे शरीर के अंदर बनने वाले ब्लड का रक्त का 60% हिस्सा होता है। इसको हम हमारे शरीर का तरल भाग बोलते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो हमारे शरीर का 60% हिस्सा होता है। ये 60% जो हिस्सा होता है ये 2 पदार्थों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नाम के 2 पदार्थों से मिलकर प्लाज्मा का निर्माण होता है। इसके अलावा जो बाकी बच गया जिसको हम रुधिराणु बोलते हैं,
कोर्पसल, इंग्लिश में उसको कोर्पसल बोला जाता है, जिसको हिंदी में रुधिराणु बोला जाता है। ये हमारे शरीर का 40% हिस्सा होता है। और इस रुधिराणु का 3 प्रकार होता है। ये रुधिराणु 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है आरबीसी, ठीक है। 4 प्रकार का रक्त होता है। तो हमारे तरल भाग के अंदर ये तीनों ठोस रूप में पाए जाते हैं। ठोस रूप में होते हैं तो ये 3 भाग जो है ठोस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी। आरबीसी को रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। आरबीसी की फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। इसको बायोलॉजी की भाषा में एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। आरबीसी को बायोलॉजी के अंदर एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। ये आरबीसी हमारे शरीर के अंदर कितनी होती हैं? हमारे शरीर के अंदर 50 लाख होती हैं। हमारे सामान्य शरीर के अंदर 50 लाख आरबीसी पाई जाती हैं। और इन आरबीसी का जीवन काल जो होता है हमारे शरीर के अंदर 120 दिन का होता है। इसके अलावा नंबर 2 के ऊपर ठोस पदार्थ के रूप में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। इस डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। इसको बायोलॉजी की भाषा में ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर 10,000 के रूप में होती है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में 10,000 होते हैं और इनका जीवन काल केवल 4 दिन का ही होता है। यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो 4 दिन के बाद डब्ल्यूबीसी की सेल जो है वो खत्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। और कहाँ चली जाती हैं? प्लीहा के अंदर चली जाती हैं, ब्लड बैंक के अंदर चली जाती हैं। और नंबर 3 पे ठोस पदार्थ के रूप में प्लेटलेट्स होती हैं, जिसको हिंदी में बिंबाणु बोला जाता है और बायोलॉजी की भाषा में थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। ये हमारे शरीर के अंदर 2 लाख पाई जाती हैं और इनका जीवन काल भी केवल 7 दिन का ही होता है। तो ये जो है हमारे शरीर के अंदर 2 प्रकार से जो है रक्त पाया जाता है। रक्त तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन वो 3 प्रकार ठोस भाग और 1 प्रकार तरल भाग, यानी कि 1 तरल और 3 ठोस मिलकर चारों भाग जो है हमारे शरीर में लगातार प्रवाहित होते रहते हैं। अब इनका हमारे शरीर में काम क्या है? वो काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? इनका जो काम होता है उसके ऊपर अब हम विस्तार से जो है चर्चा करते हैं। तो इनका हमारे शरीर में भाई क्या काम होता है? चलो इनका काम और देख लेते हैं भी हमारे शरीर में इनका काम क्या होता है। सबसे पहला जो काम होता है ब्लड के कार्य, ठीक है। पहला कार्य क्या होता है? ताप नियंत्रण। ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का जो प्रवाह है वो हमारे शरीर में लगातार होता रहता है, जिससे हमारे शरीर का जो तापमान है वो सामान्य बना रहता है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और ये 37 डिग्री तापमान जो होता है ब्लड के प्रवाह के कारण जो है बना रहता है। इसलिए हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जिससे हमारे शरीर के सभी जो पार्ट होते हैं, सभी जो अंग तंत्र होते हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं। जैसे हम अपने हाथों को बार बार रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है? गर्मी पैदा होती है। क्यों? हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो है बार बार बहता रहता है, लगातार बहता रहता है और जब हम बार बार अपने हाथों को रगड़ते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण के कारण हमारे शरीर पर ताप उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ब्लड के बहने से भी हमारे अंदरूनी हिस्से के अंदर जो है घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण होता रहता है। नंबर 2, इस ब्लड का और क्या कार्य है? पोषक तत्वों का परिवहन, ठीक है। पोषक तत्वों का परिवहन,
ये जो ब्लड होता है हमारे शरीर में लगातार बहता रहता है, तो इसका जो बहना है, बहने का मतलब क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर शरीर की हर एक कोशिका तक हमारे द्वारा खाए गए भोजन के पचे हुए भाग के ग्लूकोज के टुकड़ों को, ग्लूकोज के छोटे छोटे कणों को जो है ब्लड के अंदर मिलाकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य ब्लड का ही होता है। तो ब्लड जो है हमारे शरीर में क्या काम आता है, परिवहन का कार्य करता है। किसके परिवहन का, पचे हुए भोजन के परिवहन का, यानी कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन सभी पोषक तत्वों को शरीर के हर पार्ट तक, हर हिस्से तक पहुंचाने का कार्य भी ब्लड का ही होता है। तो हमारे शरीर के अंदर ताप का नियंत्रण करना ब्लड का ही काम है। हमारे शरीर के सभी भागों तक पोषक तत्वों को पहुंचाना ब्लड का कार्य है। नंबर 3, गैसों यानी कि O2 प्लस CO2 का परिवहन। जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है तो वो शरीर के सभी भागों तक शुद्ध हवा ऑक्सीजन के रूप में ब्लड के साथ मिलाकर ले जाता है और शरीर के सभी भागों तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है, और वहां से CO2 को लेके वापस हार्ट तक आता है। हार्ट उसको फेफड़ों के अंदर भेज देती है और हम सांस के माध्यम से उसको छोड़ देते हैं। तो O2 को पहुंचाना और CO2 को वापस लेके आने का कार्य भी ब्लड का ही होता है। नंबर 4, इसी प्रकार हमारा उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थ मीन्स हमारे शरीर के अंदर जो अनपचे पदार्थ होते हैं, जो पचते नहीं हैं, उनको उत्सर्जी पदार्थ बोला जाता है। बिना पचा हुआ प्रत्येक मटेरियल उत्सर्जी पदार्थ के रूप में आता है। उसको शरीर के सभी भागों से लेके आना, ठीक है। जब पचा हुआ भोजन लेके जाएगा और सभी भागों तक पहुंचाएगा, तो सभी भाग जो उस पचे हुए भोजन को खाएंगे, उस पचे हुए भोजन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करेंगे। वहाँ सारे के सारे का इस्तेमाल ना होकर वहाँ पर कुछ अनपचा भोजन भी बच जाता है, बिना पचा हुआ पदार्थ भी बच जाता है, जिसको उत्सर्जी पदार्थ बोला जाता है। उसको और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ऑक्सीजन को लेने के बाद CO2 को छोड़ देते हैं उसको। तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वास्तव में वो कैसा होता है, देखो हम जो है सांस लेते हैं, सांस लिया हमने, सांस लेते ही हमारे शरीर के अंदर जो है अनेक प्रकार की गैसें गई, ऑक्सीजन गई, CO2 गई, अन्य जो छोटी मोटी गैसें हैं वो भी गई, धूल के कण भी गए, मिट्टी के कण भी गए। हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रोम छिद्र, जिनके अंदर बाल उगे हुए होते हैं। वो बाल जो है उस हवा को छानने का कार्य करते हैं, उसके अंदर से सभी अशुद्धियों को छान कर और वहीं पर रख देंगे और अंदर जो है केवल गैस को जाने देंगे। वो गैस जो है हमारे फेफड़ों में जाती है, वहाँ से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, बाकी गैसों को अलग रख लिया जाता है। उस ऑक्सीजन को और पचे हुए भोजन को जो ग्लूकोज के रूप में, ATP के रूप में वहाँ पर इकट्ठा होता है, ग्लूकोज के टूटे हुए भाग जो ATP कहलाते हैं, उन ATP को ब्लड के साथ मिला देता है और वापस हृदय तक भेज देता है। हृदय जो है उस ऑक्सीजन युक्त और पचे हुए भोजन युक्त यानी कि पोषक तत्वों से युक्त ब्लड को पंप कर देता है शरीर के सभी भागों में पहुंचाने के लिए। वो जो है शरीर के सभी भागों में जाते हैं, वहाँ पर शरीर के सभी भाग कौन से भाग, हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, वो कोशिकाएं जो है उसको अवशोषित कर लेती हैं, किसको, ऑक्सीजन को और पचे हुए भोजन को, उस सब को अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषित करने के बाद उसके पास जो अनपचा भोजन होता है जिसको उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं, और CO2 होती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो वापस रक्त को दे देती है। रक्त जो है उनसे लेके उसको अपने अंदर मिला लेता है और वापस हार्ट की तरफ जो है चल पड़ता है। हार्ट में जाने के बाद हमारा हार्ट उस अशुद्ध रक्त को वापस साफ होने के लिए गुर्दों की तरफ भेज देता है। वहाँ पर उनकी सफाई होती है। सफाई होने के बाद CO2 को अलग रख लिया जाता है और उत्सर्जी पदार्थों को अलग कर दिया जाता है, और फिर उस CO2 को और बाकी बची हुई अन्य जो गैसें थी जिनको हमने शुरू में ही अलग कर लिया था, उन सब को हम अपने सांस के माध्यम से वापस छोड़ देते हैं। तो एक सांस के लेने से और वापस छोड़ने के बीच में केवल 3 सेकंड का ही समय लगता है। इस 3 सेकंड के अंदर ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती है वो
कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। ये जो है ब्लड के कुछ कार्य होते हैं भाई। अब चलते हैं अब हम इन ब्लड के जो ठोस भाग होते हैं, कुछ जो है ठोस भाग होते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन उनके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। उसके बाद बाकी का पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर बनाएंगे। तो पहला हमारा जो पार्ट होता है वो होता है आरबीसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट बायोलॉजी की भाषा में आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। ये जो एरिथ्रोसाइट होती है ये आकार में कैसी होती है भाई? इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार। आरबीसी के जो कण पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो गोल आकार की होती हैं, बीच से चपटी होती हैं और गोल होती हैं। और इनकी संख्या हमारे शरीर में 50 लाख होती है। ठीक है। यदि हम अपने सामान्य लेवल को छोड़कर ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जो जो हम ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे तो हमारा ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि हमारे शरीर में आरबीसी के जो कण होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, यदि हम ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर देते हैं तो जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाते जाएंगे आरबीसी की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती चली जाएगी। यानी कि इसका निर्माण तेजी से होना आरंभ हो जाएगा। वही नंबर 3, लाइसोसोम। क्या होता है लाइसोसोम? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले 8 सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, जिनके अंदर लाइसोसोम भी एक प्रकार का पदार्थ होता है, जिसको आत्मघाती थैली बोला जाता है। ये हमारी आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। हमारी आरबीसी भी एक प्रकार की कोशिका है, और अन्य कोशिकाएं जिनसे हमारा शरीर बना है उनके अंदर लाइसोसोम के अलावा टोटल 7 पदार्थ और होते हैं। सेंट्रोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है। इस प्रकार टोटल 8 पदार्थ होते हैं। उन 8 पदार्थों के अंदर से हमारी जो आरबीसी की कोशिका है उसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लाइसोसोम क्या होता है? ये एक प्रकार की आत्मघाती थैली होती है, जो कोशिकाओं के पार्ट कार्य नहीं करते, उनको नष्ट करने का कार्य इसके अंदर भरा हुआ द्रव पदार्थ करता है। ठीक है। अगर इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता तो भाई लाइसोसोम के ना होने से नंबर 4, इसके अंदर केंद्रक भी नहीं पाया जाता। केंद्रक क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। तो वही जो न्यूक्लियस होता है ये भी इसके अंदर नहीं पाया जाता। और केंद्र के ना होने से कोशिकाओं के अंदर, कोशिका की सेल के अंदर केंद्र के ना पाए जाने से डीएनए की जांच करना संभव नहीं है। डीएनए जांच संभव नहीं है। अगर हम सोचा कि केवल आरबीसी को लेकर आरबीसी के कुछ भाग को हमारे शरीर से निकालकर हम उसकी डीएनए की जांच कर लेंगे तो ये गलत है, क्योंकि आरबीसी की कोशिकाओं के अंदर ना लाइसोसोम पाया जाता, ना केंद्रक पाया जाता, जिसके कारण हम अकेले आरबीसी से डीएनए की जांच करना संभव नहीं है। डीएनए की जांच नहीं कर सकते। ठीक है। हमारे शरीर के अंदर रुधिराणु का मतलब रुधिर के अणु, क्योंकि हमारा जो रुधिर होता है वो ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं के अंदर मिला हुआ होता है। तो उसके जो ठोस अणु होते हैं वो आरबीसी के अणु भी ठोस ही होते हैं। रुधिर के अंदर जो है 95%
कितने 95% भाग रुधिराणु का होता है। हमारे शरीर के अंदर बहने वाला रक्त हमारे शरीर में लगभग 95% एंड अबो के रूप में पाया जाता है। नंबर 6, हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और उस हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाई जाती है और वो आयरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस में Fe। तो हमारे शरीर का जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उस हीमोग्लोबिन की मिलावट के कारण ही आरबीसी का निर्माण होता है, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। उस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त का रंग जो है लाल दिखाई देता है। और उस हीमोग्लोबिन के अंदर जो है आयरन की मात्रा पाई जाती है। वो आयरन की मात्रा क्या करती है? हमारे शरीर को ताकत प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। और इस आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से? आयरन की कमी से। आयरन की कमी से, आयरन की कमी से जो हमारे शरीर में एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। भाई ये जो एनीमिया रोग है, हीमोग्लोबिन में अगर आयरन की कमी होगी तो हमारे शरीर के अंदर अरक्तता, एनीमिया, ठीक है, लो है रक्तता आदि नामों से पुकारा जाता है इस रोग को। इसकी कमी हो जाती है जिससे हमारा शरीर कमजोरी महसूस करना आरंभ कर देता है। इसके बाद नंबर 2 पे आता है WBC। कौन आता है? WBC। WBC जो होती है, इसका जो आकार होता है वो न्यूट्रल होता है, अनियमित होता है। ठीक है, WBC का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, अनिश्चित होता है। और WBC को बायोलॉजी की भाषा में ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ल्यूकोसाइट, याद रखो इस नाम को, ठीक है। इसका आकार अनिश्चित होता है। इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो पाया जाता है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, जिसके कारण डीएनए जांच संभव है, जिसके कारण डीएनए जांच संभव है। भाई अगर WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, तो हम अपने ब्लड को लेते हैं तो उसके अंदर से WBC के कणों को अलग ले लेते हैं, जो एक पीले पीले रंग के रूप में पाया जाता है। उसके माध्यम से हम डीएनए जांच कर सकते हैं और रोगों का पता लगा सकते हैं। भाई नंबर 3, WBC का और क्या कार्य है? रोगों से रक्षा। हमारे शरीर के अंदर होने वाले रोगों से रक्षा का कार्य कौन करता है? नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 देखो भैया ध्यान से, नंबर 4 जो होता है, इसको साफ कर देता हूं मैं। नंबर 4, WBC के प्रकार क्या होते हैं? प्रकार। अब भाई जो WBC के प्रकार होते हैं ना, वो देखो। सबसे पहले होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी का नाम तो सबने सुना होगा ना। एंटीबॉडी हमारे शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। उसके बाद नंबर 2 पे क्या आता है? लिम्फोसाइट। क्या आता है? लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट होता है
ये आकार में टी सेल जैसा होता है, यानी कि आकार में टी के रूप में, जैसे इंग्लिश का वर्ड टी होता है ना, टी के रूप जैसी सेल यानी कि कोशिका के रूप में पाया जाता है। और नंबर तीन पे होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है? आकार में बहुत बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ साथ बीमारियों का जो है ये भक्षण करता है, बीमारियों का भक्षक या भक्षण। इसके बाद न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल के बाद नंबर 5 पे आता है इओसिनोफिल और आखिरी होता है बेसोफिल। ठीक है, इनके अंदर से ये 3 पदार्थ जो है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पाए जाते हैं। और जो पहले 3 पदार्थ हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पदार्थ हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमारी WBC के अंदर क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है जो रोगों से रक्षा करता है। इसके साथ साथ लिम्फोसाइट पाया जाता है जो टी आकार की सेल के रूप में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये रोगों से लड़ने की कैपेसिटी रखता है, रोगों से लड़ाई का कार्य करता है। अब देखो एंटीबॉडी क्या है? मान लो हमारे शरीर के अंदर जैसे अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी उसको तुरंत देख लेता है। देखते ही बोलेगा अरे ये कौन आ गया हमारे शरीर के अंदर, ये किसकी एंट्री होगी? कुछ भी नया पदार्थ दिखते ही सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन हो जाएगा? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी हमारे पूरे शरीर में घूमना आरम्भ कर देगा। यदि यो एकला तो उनसे लड़ नहीं सकता, इसलिए ये क्या करेगा? भाग कर जाएगा किसके पास? लिम्फोसाइट के पास। लिम्फोसाइट के पास जाएगा, लिम्फोसाइट को बोलेगा कि भाई खड़े हो, हमारे शरीर के अंदर जो है एक नया प्रकार का विषाणु आ गया है, चलो उसको मारो। फिर ये खड़ा हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद जो है ये उस पदार्थ को नष्ट कर देगा। उस पदार्थ को या उस वायरस को नष्ट करने के बाद उसकी जो डेड सेल होती है, डेड बॉडी होती है, वो शरीर के अंदर ही रह जाती है। उसके बाद ये तीसरे को आदेश देगा, किसको? मोनोसाइट को। मोनोसाइट आकार में बड़ा होता है, वो उन सभी डेड बॉडीज को अपने अंदर खींच के इकट्ठी कर लेता है। ये उन बीमारियों का भक्षण करके उनको नष्ट कर देता है। यानी कि एंटीबॉडी शरीर की रक्षा करता है, शरीर में आने जाने वाले पदार्थों के ऊपर क्या करता है? आने जाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनके ऊपर नजर रखता है। अगर कोई भी अवांछित तत्व शरीर के अंदर एंट्री करता है तो ये तुरंत किसको खबर करता है? लिम्फोसाइट को खबर करता है। लिम्फोसाइट तुरंत एक्टिव हो जाता है और उससे लड़ाई करना आरंभ कर देता है अवांछित तत्व से, उसको नष्ट कर देता है। नष्ट करने के बाद फिर ये बोलेगा भी तीसरे को, मोनोसाइट को, कि भाई मैंने एक वायरस को नष्ट किया है, उसकी जो डेड बॉडी है उसको उठाओ। तो लिम्फोसाइट आकार में बहुत बड़ा होता है, ये बहुत सारी डेड बॉडीज को इकट्ठा कर लेता है। जैसे हमारे शरीर में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सभी का भी एक जीवन काल होता है, उसके बाद ये मर जाती है। मरने के बाद वो भी इसी प्रकार मोनोसाइट के अंदर इकट्ठी हो जाती है और ये उनका भक्षण करके उनको नष्ट कर देता है। अगर ये भक्षण नहीं करेगा तो क्या होगा? शरीर के अंदर जो है वो अंदर ही सड़ना आरम्भ कर देंगे और शरीर जो है बीमार हो जाएगा। तो WBC के अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है जो पहरेदारी का कार्य करता है, शरीर के अंदर आने जाने वाले पदार्थों पर नजर रखता है। अगर कोई अवांछित तत्व आता है तो लिम्फोसाइट को तुरंत खबर करता है, लिम्फोसाइट उस वायरस को नष्ट कर देता है। नष्ट करने के बाद ये जो है फिर से मोनोसाइट को खबर करता है कि उसकी डेड बॉडी को जो है उठाओ वहाँ से। और लिम्फोसाइट आकार में बहुत बड़ा होता है, वो उसकी डेड बॉडी को लेकर वहाँ पर इकट्ठी कर देता है और धीरे धीरे करके उनका भक्षण कर देता है। उसी प्रकार न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल,
ये भी पदार्थ होते हैं, इनका भी कुछ छोटा छोटा कार्य होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य इन तीनों का ही होता है। इस प्रकार WBC जो है हमारे शरीर के अंदर कार्य करती है, इसलिए इनको व्हाइट ब्लड सेल, शारीरिक अक्षमता या रोगों से लड़ने की अक्षमता वाली सेल भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर आता है प्लेटलेट्स का। किसका? प्लेटलेट्स। नंबर 3 पे क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिंबाणु। और साइंटिफिक भाषा में इसको क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है इसको। इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? सबसे पहले जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आकार में कैसी होती हैं? आकार में उत्तल लेंस किसी हो हैं। उत्तल लेंस देखा है ना? उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, लंबा लंबा हाथ। आकार में जो है ये उत्तल लेंस कैसी हो हैं। और इनका कार्य क्या होता है? नंबर 2, प्लेटलेट्स के अंदर भी जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो नहीं पाया जाता, जिसके कारण DNA की जांच नहीं की जा सकती। DNA की जांच संभव नहीं है। ठीक है। और नंबर 3, शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। कौन करता है? प्लेटलेट्स। जब हमारा शरीर बीमार हो जाता है तो हमारे शरीर की जो प्लेटलेट्स हैं वो घट जाती हैं। वास्तव में हमारे शरीर के अंदर 2 लाख प्लेटलेट्स होनी चाहिए, लेकिन जब शरीर बीमार हो जाता है तो जो है वो 20,000 पे भी आ जाती हैं, 30,000 तक चली जाती हैं। इतनी कम हो जाती हैं जिससे जो है हमारा शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता, और ज़्यादा कम होने से जो है व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पंसारी की दुकान के अंदर गिलोई, नाम सुना है ना? गिलोई। गिलोई एक पदार्थ होता है, ठीक है। एक होता है एलोवेरा, एक होता है गोट मिल्क, एक होता है फ्रूट्स। ठीक है। इन पदार्थों का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये था हमारा ब्लड का आज का चैप्टर। इसके बारे में और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या सीखा भाई? हमने सीखा कि जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम किस प्रकार बना रहता है, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बहता है वो कितने % तरल अवस्था में होता है और कितने % ठोस अवस्था में होता है। हमारे शरीर के अंदर ठोस अवस्था जो होती है उसके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स आती हैं, और तरल अवस्था के अंदर प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा। और ये चारों चीज़ें मिलकर हमारे शरीर में प्रवाह करती रहती हैं। हमारे शरीर के अंदर इन चारों चीज़ों का भरपूर मात्रा में होना अनिवार्य है। इनकी कमी के कारण ही जो है व्यक्ति पढ़ नहीं पाता। क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर जो है उत्तेजना तो होती है कि चलो मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में किसकी कमी है? लोहे की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, RBC की कमी है, भाई WBC की कमी है, जिसके कारण हम किताब तो उठाते हैं लेकिन बहुत जल्दी जो है बोर हो जाते हैं, मन से जो है कमज़ोर हो जाते हैं और उसको रख देते हैं। तो हमारे शरीर में इनकी कमी के कारण ही हमारा ध्यान जो है वो पढ़ाई की तरफ नहीं जा पाता। तो हमें अपने शरीर के अंदर जो है प्लेटलेट्स की, WBC की और RBC की जो है मात्रा को संतुलित बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए हमें
समय समय पर संतुलित आहारों का सेवन करना चाहिए। बीमारियों फैलाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं, उनसे बचना चाहिए। इस प्रकार से जो है आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी ब्लड के बारे में रोचक जानकारी लेके। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।